आइए अब कंटिन्यू करते हैं भारत में राष्ट्रवाद का पार्ट 2। जैसा कि हमने पहले भी इसके चैप्टर के एक पार्ट्स को पढ़ रखा है, आज हम इसके सेकेंड पार्ट को पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। क्लास 10th सोशल साइंस हिस्ट्री है ये, चैप्टर 2 नोट्स भारत में राष्ट्रवाद। चलते हैं इसके पहले स्लाइड में। पहला स्लाइड हमारा कहता है आंदोलन के विस्तार की आवश्यकता। आंदोलन जो था, जो क्रांतिकारियों के द्वारा आंदोलन चलाए जा रहे थे, उसके विस्तार की आवश्यकता क्यों थी, मतलब उसको बढ़ाने की आवश्यकता क्यों थी। रॉलेट सत्याग्रह मुख्यतः शहरों तक ही सीमित था। जो रॉलेट एक्ट के लिए सत्याग्रह महात्मा गांधी ने शुरू किया था, वो सिर्फ और सिर्फ शहरों तक सीमित था, मतलब बड़े बड़े सिटी के अंदर हो रहा था। महात्मा गांधी को लगा कि भारत में आंदोलन का विस्तार होना चाहिए। उनको, महात्मा गांधी जी का ऐसा मानना था कि इस आंदोलन को ना और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए। उनका मानना था कि ऐसा तभी हो सकता है जब हिंदू और मुसलमान एक साथ आ जाए। पहले जो सिर्फ और सिर्फ हिंदू लोग थे, वो सत्याग्रह को आगे बढ़ा रहे थे, आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। तो आंदोलन के विस्तार के लिए क्या करना था कि भारत में मौजूद जितने भी हिंदू और मुस्लिम थे, उन सभी को एक साथ लाना था, उन सभी को एकजुट करना था, ताकि उनके अंदर हिम्मत और शक्ति और ज्यादा आ सके, ज्यादा लोग आ सके, और ज्यादा लोग आएंगे तो ज्यादा विस्तार हो पाएगा। महात्मा गांधी ने क्यों खिलाफत का मुद्दा उठाया? महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन के लिए मुद्दा क्यों उठाया? क्योंकि रॉलेट एक्ट की असफलता के बाद से, जो रॉलेट एक्ट का आंदोलन उन्होंने शुरू किया था, उसके असफलता, मतलब वो सही तरीके से चला नहीं, असफल हो गया। उसके बाद महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। और ज्यादा जनाधार का मतलब जिसमें और ज्यादा से ज्यादा लोग जुट सके, लोगों को इकट्ठा किया जा सके। उन्हें विश्वास था कि बिना हिंदू और मुस्लिम को एक दूसरे के साथ लाए ऐसा कोई अखिल भारतीय आंदोलन खड़ा नहीं किया जा सकता। महात्मा गांधी जी ये समझते थे कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ हिंदू की बात कर ले या सिर्फ और सिर्फ मुसलमान की बात कर ले तो ये सही नहीं होगा, हमारे पास इतना ज्यादा जनाधार नहीं होगा, इतने ज्यादा लोग नहीं जमा हो पाएंगे। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम अब हिंदू और मुसलमान दोनों को एक साथ लाके तब इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद उन्होंने क्या कहा, इसलिए उन्होंने खिलाफत का मुद्दा उठाया, खिलाफत आंदोलन का मुद्दा उठाया। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने क्यों खिलाफत का मुद्दा उठाया, तो आप कह सकते हैं कि उन्हें यह लग रहा था, उन्हें यह विश्वास था कि बिना हिंदू और मुसलमान को एक साथ लाए जनाधार उत्पन्न नहीं होगा, मतलब जनताओं का सैलाब जो होता है, जनताओं का भीड़ जो होता है, वो उत्पन्न नहीं हो पाएगा। अब खिलाफत का मुद्दा क्या था? यहाँ पे आपने महात्मा गांधी जी के बारे में तो समझ लिया कि उन्होंने खिलाफत का मुद्दा उठाया, लेकिन खिलाफत का मुद्दा था क्या? खिलाफत शब्द जो है वो हमारा भारतीय हिंदी शब्द नहीं है, ये कहां से निकला है? खलीफा से निकला है। खलीफा से ही खिलाफत शब्द की उत्पत्ति हुई है, जो ऑटोमन तुर्की का सम्राट होने के साथ साथ इस्लामिक विश्व का आध्यात्मिक नेता भी था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑटोमन जो था वो तुर्की का सम्राट तो था, राजा था। कहां का? तुर्क का। तुर्क एक देश था उस समय, वहां का राजा था। इसके साथ साथ वो इस्लाम का, मतलब मुसलमानों के धर्म का धर्मगुरु भी था, ज्ञाता था, नॉलेज रखता था उनके धर्म के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई थी। 1914 से 1918 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वार चला, उसमें तुर्की की हार हो गई थी। यह अफवाह फैल गई, गलत न्यूज फैल गया चारों तरफ, अफवाह फैल गई कि तुर्की पर एक अपमानजनक संधि थोपी जाएगी, तुर्की के ऊपर अपमानजनक संधि थोपी जाएगी। इसलिए खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में अली बंधुओं द्वारा मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। जब यह अफवाह फैल गई पूरी दुनिया में कि प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक चला, उसमें तुर्की की हार हो गई, अब तुर्की के साथ सारे लोग मिलकर बुरा बर्ताव करेंगे, उसके सम्राट के साथ बुरा बर्ताव करेंगे। उसका सम्राट राजा तो था ही, लेकिन इस्लामिक धर्म का एक ज्ञाता भी था। इसलिए बंबई में अली ब्रदर्स नाम के ग्रुप ने यहाँ पे खिलाफत कमेटी बनाई, एक ग्रुप बनाया। तो यह था खिलाफत का मुद्दा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है हिंद स्वराज क्या है। बहुत इंपोर्टेंट, एक नंबर में अक्सर पूछा जाता है। महात्मा गांधी द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक, महात्मा गांधी जी ने किताबें लिखी है, उनमें से इनका जो प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें उन्होंने भारत में स्वदेशी को पूरी तरह अपनाने की जरूरत बताते हुए
ब्रिटिश शासन के असहयोग पर जोर दिया। इसके बाद असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। महात्मा गांधी ने किताब लिखा, उस किताब में क्या लिखा कि अंग्रेजी ये गोरी चमड़ी वाले लोग जितने भी प्रकार के प्रोडक्ट या उत्पाद हमें बना के बेचते हैं, इनका उपयोग बंद कर दो, इनका कोई उपयोग नहीं करेगा और स्वदेशी को पूरी तरह अपनाने की जरूरत बताया। मतलब कि जो हमारे देश में चीजें बनती है उन चीजों को अपनाओ, उन चीजों को खरीदो, उन कपड़ों को खरीदो, उन सामानों को खरीदो, ताकि हमारे देश की इकोनॉमी मजबूत होगी। और इसी के बाद क्या हुआ, यहां से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। आइए अब हम असहयोग आंदोलन के बारे में जानते हैं कि असहयोग आंदोलन क्या है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज जो 1909 में 1909 में किसने लिखा, महात्मा गांधी ने लिखा। पुस्तक का नाम क्या है, हिंद स्वराज। याद रखिएगा ये किसके द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। कब लिखा गया, 1909 ईस्वी में लिखा गया। इसी पुस्तक में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि स्वदेशी चीजों को अपनाओ, विदेशी चीजों का बहिष्कार करो, जहां से ये असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत तो हुई, लेकिन अब यहाँ पे असहयोग आंदोलन को विस्तार से समझ लेते हैं। पुस्तक लिखने के बाद भारत में अंग्रेजी राज इसलिए स्थापित हो पाई, अंग्रेजों ने, ब्रिटिशों ने, गोरी चमड़ियों ने हमारे भारत में अपना अधिकार इसलिए कर पाया क्योंकि भारतीयों ने उनके साथ सहयोग किया, उनको मदद किया, उनको रहने दिया, उनको व्यापार करने दिया, उनको फलने फूलने दिया अपने भारत में। सहयोग किया तभी तो रह पाए ना वो यहाँ पे। अब उसी सहयोग के कारण अंग्रेज हुकूमत करते रहे। यदि भारतीय सहयोग करना बंद कर दे तो अंग्रेजी राज 1 साल के अंदर चरमरा जाएगी। महात्मा गांधी जी का मानना था कि अंग्रेजी हमारे यहाँ कैसे आए, क्यों आए और क्यों राज कर रहे हैं, क्योंकि भारतीयों ने ही उनका सहयोग दिया है। भारत के अंदर ही लोगों से मदद लेके वो यहाँ पे जी रहे हैं, तभी तो हमारे यहाँ वो 150 साल तक टिके रहे। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि यदि हम इनका सहयोग करना बंद कर दें तो ये 1 साल में इनकी व्यवस्था चरमरा जाएगी और ये खुद ही यहाँ से गायब हो जाएंगे। भारतीय सहयोग करना बंद कर दे तो अंग्रेजी राज 1 साल में चरमरा जाएगी और स्वराज आ जाएगा, मतलब खुद का राज आ जाएगा, हमारे भारत में अपना सम्मान आ जाएगा, अपना सरकार आ जाएगा। गांधी जी को विश्वास था कि यदि भारतीय लोग सहयोग करना बंद करने लगे तो ऐसा संभव होगा कि अंग्रेजों के पास भारत को छोड़कर चले जाने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अगर भारतीय लोगों ने अंग्रेजों का मदद करना बंद कर दिया तो उनकी समस्या बढ़ जाएगी यहाँ पे और वो खुद ही यहाँ से भारत को छोड़ के चले जाएंगे। तो ये था हमारा असहयोग आंदोलन। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे, किन कारणों से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का शोषण, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो समाप्त हो गया तो उसमें जितना भी खामियाजा उनको भुगतना पड़ा, उसके लिए वो भारत का शोषण करने लगे, भारत की जनता का शोषण करने लगे, हमारे यहाँ से टैक्स ज्यादा वसूलने लगे, कर ज्यादा वसूलने लगे, हमारे यहाँ से लोगों को जबरदस्ती उठा उठा के बंधुआ मजदूर बना के दूसरे दूसरे देशों में भेजने लगे। अंग्रेजों द्वारा स्वराज प्रदान करने से मुकर जाना। पहले क्या कहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारे लोगों को कि तुम हमारे लिए युद्ध करो, हम तुम्हें आजादी दे देंगे। याद रखिएगा ये बात कहा था अंग्रेजी लोगों ने कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुम हमारे लिए जाओ, सेना बन के युद्ध करो, हम तुम्हें आजादी दे देंगे। लेकिन जब वो युद्ध समाप्त हो गया तो ये मुकर गए, आजाद नहीं कर रहे थे हमको। रॉलेट एक्ट का पारित होना ये भी एक मुख्य कारण था असहयोग आंदोलन का। रॉलेट एक्ट आपको पता है, रॉलेट एक्ट आ गया था हमारे भारत में, जिसके खिलाफ में इस आंदोलन को शुरू किया गया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड आपने इसके पहले वाले पार्ट में पढ़ा था, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। यह भी एक मुख्य कारण था कि महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव बहुमत से पारित हुआ। अब देखिए कलकत्ता जो अधिवेशन 1920 में हुआ था उसमें कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन की जब मुद्दा को लाया गया तो इसमें बहुमत मिली, सभी लोगों ने इसका जमकर सपोर्ट किया और इसे लागू कर दिया गया। तो ये था असहयोग आंदोलन के कारण। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है असहयोग आंदोलन के कुछ प्रस्ताव, मुख्य बातें। असहयोग आंदोलन के अंदर कौन कौन सी मुख्य बातें थी, तो अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को वापस करना। जितनी भी अंग्रेजी सरकार ने नोबेल पुरस्कार जो दिया था हमारे भारतीय लोगों को, इन्होंने उसे वापस कर दिया, कहा कि नहीं चाहिए भाई, अपना पुरस्कार तुम अपने पास रखो। सिविल सर्विसेज,
सिविल सर्विसेज मतलब आईएएस आईपीएस जो बड़े बड़े रैंक के पदाधिकारी होते हैं। सेना, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्कूलों का बहिष्कार किया गया, अर्थात सरकारी जितने भी दफ्तर थे, जितने भी ऑफिस थे, उन सभी का बहिष्कार किया गया हमारे भारतीय लोगों द्वारा। कहा कि सरकारी स्कूल में बच्चा नहीं पढ़ने जाएगा, वकील कोर्ट नहीं जाएगा, रेलवे के कर्मचारी नहीं जाएंगे, बैंक के कर्मचारी नहीं जाएंगे, सेना के लोग ड्यूटी नहीं करेंगे, पुलिस अपना ड्यूटी नहीं करेगा। सिविल सर्विसेज के अंदर जितने भी बड़े रैंक के ऑफिसर थे उन लोगों ने काम करना बंद कर दिया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया गया। जितने भी वस्तु विदेशी ये गोरी चमड़ी वाले बना के लाते थे हमारे भारत में, उन सभी चीजों का इस्तेमाल बंद कर दिया गया। कहा कि नहीं करेंगे तुम्हारा इस्तेमाल चीजों का। यदि सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से बाज ना आए तो संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू करना। सरकार को यह चुनौती दी गई, अंग्रेजी को गोरी चमड़ी को यह चुनौती दी गई कि तुम अपने दमनकारी जो तरीके हैं तुम्हारे अत्याचार करने का, परेशान करने का, लोगों को नुकसान करने का, इससे अगर बाज नहीं आए तो संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन चलेगा, संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन यहां से शुरू हो जाएगी। तो ये था कुछ प्रस्ताव जो असहयोग आंदोलन के बारे में महत्वपूर्ण है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेसी अधिवेशन। असहयोग आंदोलन से कांग्रेसी अधिवेशन का क्या संबंध है, इसके बारे में समझ लेते हैं। सितंबर 1920 की बात है। सितंबर 1920 में असहयोग पर स्वीकृति अन्य नेताओं द्वारा बहुमत से इसे पास कर दिया गया। मतलब ये सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं थी, जितने भी अन्य नेता थे उन्होंने भी असहयोग आंदोलन पे अपना समर्थन दे दिया, बहुमत मिला इसे। और दिसंबर 1920 की बात है कि स्वीकृति पर मोहर तथा इसकी शुरुआत पर भी सहमति हो गई कि अब असहयोग आंदोलन चलेगा। जो नेता पक्ष के थे, जो नेता विपक्ष के थे, उन सभी ने मिलकर इसको स्वीकृति दी। आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं आई। असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1921 में हुई। ये लाइन याद कर लीजिए एकदम बिल्कुल एग्जाम के लिए कि असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 1921 में हुई। सितंबर में स्वीकृति मिली, दिसंबर में इसमें मुहर लग गई और जनवरी 1921 में इसकी शुरुआत कर दी गई। विभिन्न सामाजिक समूहों ने आंदोलन में हिस्सा लिया। अलग अलग समूह के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग संप्रदाय के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, क्योंकि यहाँ पे बात पूरे भारत देश की स्वतंत्रता की थी। परंतु प्रत्येक वर्ग की अपनी अलग अलग आकांक्षाएं थी। समस्या तो थी कि ये कि सभी ने इसमें अपना सपोर्ट दिया, सभी लोग आगे आए और सहयोग आंदोलन में, लेकिन सबकी इच्छाएं ना अलग अलग थी। कोई किसी तरह का जाति के लिए अपने घर का मांग कर रहा था, कोई खेती का मांग कर रहा था, कोई कृषि का मांग कर रहा था, कोई स्वतंत्रता का मांग कर रहा था, कोई आरक्षण का मांग कर रहा था। सबकी इच्छाएं जो थी वो अलग अलग थी। प्रत्येक सामाजिक समूह ने आंदोलन में भाग लेते हुए स्वराज का मतलब एक जैसा युग लिया, जिसमें उनके लिए सभी कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। सभी ने यही समझा स्वराज आएगा तो हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी, सारी कष्टें खत्म हो जाएगी, इस गुलामी की जंजीर से हमें छुटकारा मिल जाएगा। ये गोरी चमड़ी की संस्कृति हमारे भारत में धीरे धीरे अपना घर बना रही है, इससे छुटकारा मिल जाएगा। बंधुआ मजदूरी से छुटकारा मिल जाएगा, नील की खेती से छुटकारा मिल जाएगा, रॉलेट एक्ट से छुटकारा मिल जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें अंग्रेजों के द्वारा जो हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपी जा रही थी उनसे छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। आगे की स्लाइड में चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है शहरों में असहयोग आंदोलन का धीमा पड़ना। जो सिटी था, जो शहर थे, उसमें असहयोग आंदोलन धीरे धीरे कम होने लगा। मतलब उनका जो क्षमता था, उनका जो कार्य था, वो धीरे धीरे नीचा होने लगा। क्या कारण थे उसके? इसके कई कारण थे, बहुत सारे कारण थे कि शहरों में असहयोग आंदोलन धीरे धीरे कम होने लगे, क्योंकि खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्रायः महंगा होता था। हमने तो कह दिया कि असहयोग आंदोलन है, कपड़े नहीं पहनेंगे ब्रिटिशों का, इंग्लैंडो वालों का कपड़ा नहीं पहनेंगे, गोरी चमड़ी जो चीजें लाते हैं उसका उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ खादी कपड़ा ज्यादा महंगा था और लोग महंगे कपड़े खरीदने में अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, उनसे नहीं हो पा रहा था कि वो इतने महंगे कपड़े खरीदे। इसलिए थोड़ा सा इसमें यहाँ पे धीमा देखने को मिला कि लोग फिर से अंग्रेजी हुकूमत के लाए गए कपड़ों को खरीदना शुरू कर दिए। गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे। जो गरीब लोग थे वो कहां से इतने महंगे कपड़े खरीदते? वो मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे? उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो महंगे खादी के कपड़े खरीदते, तो वो इसका बहिष्कार कैसे कर पाते?
ब्रिटिश संस्थाओं ने बहिष्कार से भी समस्या पैदा हुई, ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हुई। जब गवर्नमेंट के ऑफिस सब बंद होने लगे, जब गवर्नमेंट का जितना भी काम था वो ठप होने लगा, तो इससे समाज पे असर पड़ता है। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थाओं की स्थापना जरूरी थी, अलग अलग तरह के ग्रुप को बनाना जरूरी था ताकि इस आंदोलन की सफलता आगे जा सके, ताकि ब्रिटिश संस्थाओं के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। लेकिन वैकल्पिक संस्थाओं की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। जो ग्रुप बन भी रहा था, जो नए नए ग्रुप का निर्माण किया जा रहा था ताकि वो स्थानीय लोगों की मदद कर सके, लोकल लोगों का हेल्प कर सके, तो उनके बनने की जो प्रक्रिया थी वो बहुत धीमी थी, बहुत धीरे धीरे उनका निर्माण किया जा रहा था। फलस्वरूप क्या हुआ, विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे। बच्चे कितने दिन तक बिना पढ़े रहते, और शिक्षक बिना सैलरी के घर कितने दिन तक चला पाता, व्यापारी कितने दिनों तक अपना व्यापार बंद कर पाता, जो वकील थे वो कितने दिन तक कोर्ट नहीं जाते, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक लोगों के ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारी होती है, और वो जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पैसे से ही चल पाती है। तो ऐसे में वो वापस जाने लगे, वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। इसलिए कहा जाता है शहरों में असहयोग आंदोलन धीरे धीरे धीमा पड़ने लगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। आगे का स्लाइड हमारा कहता है चौरी चौरा का घटना। देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है कि चौरी चौरा की यह घटना उत्तर प्रदेश में हुई थी, यूपी में, उत्तर प्रदेश में यह घटना हुई थी, जो 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दिया था। भारतीयों के द्वारा क्या किया गया, अंग्रेजों के एक पुलिस स्टेशन जो होता है, पुलिस चौकी कहते हैं उसको, उसमें आग लगा दिया गया, जला दिया गया उसको, जिसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल के मर गए, और उस स्टेशन में छुपे थे 22 पुलिस वाले, वो जिंदा जल के मर गए। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। और चौरी चौरा की इस घटना से महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन को आघात पहुंचा, क्योंकि महात्मा गांधी तो कहते थे कि हिंसा करना ही नहीं है, हमें तो अहिंसा से चलना है, शांति से चलना है, शांति विचार से। लेकिन जब चौरी चौरा में यह कांड हुआ, उसके बाद महात्मा गांधी ने सोचा कि ये तो बहुत बुरा हो गया, 22 पुलिस वाले मर गए, कुछ भारतीय मर गए, असहयोग आंदोलन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, ऐसा सोच रहे थे महात्मा गांधी जी। तो उन्होंने क्या किया, कह रहे थे कि हिंसा का रूप ले रहा है, हमें तो अहिंसा चाहिए, लेकिन ये हिंसा का रूप ले रहा है। इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को वहां पे स्थगित कर दिया, रोक दिया। इस कारण से ब्रिटिश सरकार ने इस घटना के बाद 19 लोगों को पकड़कर उन्हें फांसी की सजा दे दी थी। महात्मा गांधी जी ने तो असहयोग आंदोलन रोक दिया, लेकिन इस घटना में शामिल लोगों में से 19 लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बारे में देख लेते हैं। यह फरवरी 1922 में महात्मा गांधी द्वारा आंदोलन को वापस लिया गया, क्योंकि चौरी चौरा का कांड हो गया था, और इसी हिंसक घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन क्या है, 1927 में ब्रिटेन में साइमन कमीशन का गठन हुआ। कब हुआ, 1927 में। कहां हुआ, ब्रिटेन में हुआ, ताकि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन किया जा सके, भारत के अंदर जितने भी नियम कानून थे उसको समझा जा सके। 1928 में साइमन कमीशन का भारत आना पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन का कारण बन गया। जब साइमन कमीशन भारत आया, पूरे भारत के लोगों ने इसका जमकर विरोध किया, और इस आयोग का विरोध किया गया क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। इसमें बिना भारतीय के विचार के, बिना उनके राय के इसको भारत में पारित किया जा रहा था। 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। इसमें पूर्ण स्वराज के संकल्प को पारित किया गया, मतलब हमें पूरी स्वतंत्रता चाहिए। किसने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। कब कहा, 1929 में कहा। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया, और लोगों से आह्वान किया गया कि वे संपूर्ण स्वाधीनता के लिए संघर्ष करें। मतलब अब हमें पूर्ण आजादी चाहिए, अब हमें लड़ाई जो करनी है वो अपने पूरी आजादी के लिए, हमें यहाँ पे गोरी चमड़ी भारत में नहीं चाहिए। इसीलिए क्या किया गया, 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया, जो आज तक हम लोग मनाते आ रहे हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 1930 की है। देखिए जनवरी 1930 में महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के समक्ष अपनी 11 मांगे रखी। लॉर्ड इरविन के साथ इरविन समझौता के बारे में आपने सुना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो इरविन के साथ समझौता करने के लिए महात्मा गांधी जी ने 1930 में 11 मांगों को रखा। ये मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसान तक विभिन्न वर्ग से जुड़ी हुई थी। बड़े बड़े लोग के साथ साथ छोटे छोटे किसान, छोटे छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, वकील, सरकारी कर्मचारी, आम लोग, सबके हक के लिए इन्होंने 11 राय अपनी रखी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक के ऊपर जो टैक्स लग रहा था, नमक के ऊपर जो कर लग रहा था, उसको खत्म करने के लिए था। लॉर्ड इरविन इनमें से किसी भी मांग को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। लॉर्ड इरविन के साथ जो समझौता हो रहा था वो इनके 11 मांगों को छोड़ो, एक भी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो कहते हैं ना, नाक पर मक्खी नहीं बैठने दे रहा था इन 11 समझौतों को लेके। 12 मार्च 1930 की बात है, महात्मा गांधी द्वारा नमक यात्रा की शुरुआत हुई, जिसे आप दांडी यात्रा के नाम से भी जानते हैं, जो साबरमती से इन्होंने शुरुआत की और समुद्र के किनारे पहुंचे, वहां पे जाकर नमक बनाया और नमक के कानून को तोड़ा। 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। किसने? महात्मा गांधी जी ने। यह घटना सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत यहीं से हुई, जब महात्मा गांधी जी ने नमक के कानून को तोड़ा था। गांधी इरविन समझौते की विशेषता के बारे में भी जान लेते हैं। जब गांधी जी के साथ इरविन का समझौता हुआ, उसकी विशेषताएं क्या थी? 5 मई 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ। कब हुआ? 5 मई 1931 ईस्वी को। पहले तो ये इरविन जो है वो मान ही नहीं रहा था एक भी समझौता, इनके एक भी राय को, एक भी विचार जो इन्होंने 11 राय अपने दिया था उसको मान ही नहीं रहा था। इसके बाद क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया, क्योंकि 5 मई 1931 को गांधी जी के द्वारा दिए गए 11 रायों के ऊपर इरविन का समझौता हो गया। इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मई 1931 ईस्वी को। पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों का निष्पक्ष जांच की जाए, ये मांग था गांधी जी का, कि जो पुलिस द्वारा अत्याचार किया गया है, जो क्रांतिकारियों को सजा दी गई है, जो भारतीय नागरिकों को घुटने रगड़ने पे मजबूर किया गया है, उन्हें नाक रगड़ने पे मजबूर किया गया है, अफसरों को सलाम ठोकने का जो उनको सजा मिला था उसके लिए मजबूर किया गया, इसके लिए निष्पक्ष जांच किया जाए पुलिस के माध्यम से। नमक पर लगाए गए सभी कर हटाए जाए। जो आपने नमक पे कानून बना दिया है भारत के अंदर, इसका कानून आप खत्म करो, ये नहीं चलेगा। तो ये विशेषताएं थी जो गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ। किसने शुरू किया इसको? महात्मा गांधी ने किया, जिसकी शुरुआत गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से ही हुई थी। जो इन्होंने नमक कानून तोड़ने के लिए साबरमती से जो अपना पैदल दांडी मार्च यात्रा किया, उसके बाद समुद्र पहुंचे, नमक के कानून को तोड़ा, कैसे? नमक बनाकर। उसी से शुरुआत हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन का। 12 मार्च 1930 को गांधी जी और आश्रम के 78 अन्य 78 सदस्य अन्य इनके साथ अहमदाबाद से 241 मील दूर भारत के पश्चिमी तट के एक गांव दांडी तक पैदल ही साबरमती से अपनी यात्रा शुरू की थी। कहां पहुंचे? दांडी। कहां से? साबरमती से। कितना मील का दूरी तय किया? 241 मील का। कितने लोग थे? 78 लोग और थे इनके अलावा, मतलब टोटल 79 लोग आप कह सकते हैं। वो वहां पहुंचे, नमक कानून को तोड़ा। उसी समय किसी के द्वारा भी नमक बनाना गैर कानूनी था। उस समय तक क्या था कि कोई भी अगर नमक खुद से बनाता तो वो गैर कानूनी था, कानून के खिलाफ था, उस पर केस हो जाता, क्योंकि उस पर सरकार का एकाधिकार था। गांधी जी ने समुद्र के पानी के वाष्पीकरण से बने नमक को मुट्ठी में उठाकर सरकार की अवज्ञा के, नमक कानून को अवज्ञा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूरे देश में फैला दिया। वाष्पीकरण आप लोग समझते हो, एवोपरेशन। उसके माध्यम से इन्होंने समुद्र के पानी का नमक बनाया। एक मुट्ठी उठा के उन्होंने सरकार को बताया कि अभी से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो रही है। इस तरह से आपने सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी समझ लिया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। आगे का स्लाइड हमारा कहता है आंदोलन में किसने भाग लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरुआत हुआ, तो इसमें भाग किस किसने लिया? देश के विभिन्न हिस्सों में, अलग अलग जगहों से, अलग अलग जाति से, अलग अलग धर्म से, अलग अलग संप्रदाय से लोगों ने इसमें भाग लेना शुरू किया। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक अपने समर्थक के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। ग्रामीण इलाकों में भी, जो गांव के इलाके थे, जो विलेज में लोग रहते थे, गुजरात के अमीर पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। उत्तर प्रदेश से जितने भी जाट लोग थे वो इस आंदोलन में भाग ले रहे थे, और गुजरात के अमीर पाटीदार, मतलब जो पैसे वाले लोग थे, वो भी इसमें शामिल थे।
क्योंकि अमीर समुदाय व्यापार अवसाद और गिरती कीमतों से बहुत प्रभावित था। जो व्यापारी था वो जिस तरह से पैसे का भाव गिर रहा था या फिर जिस तरह से व्यापार ठप पड़ रहा था उससे ज्यादा परेशान हो रहे थे, तो उन्होंने भी इसमें भाग लिया। वे सविनय अवज्ञा आंदोलन के उत्साही समर्थक बन गए। समर्थक मतलब कि मतलब भरपूर उसका समर्थन दे रहे थे, जहां जरूरत हो रही थी वो वहां पहुंच रहे थे। व्यापारी और उद्योगपतियों ने आयातित वस्तुओं को खरीदने और बेचने से इनकार करके वित्तीय सहायता देकर आंदोलन का समर्थन किया। जो व्यापारी थे, जो पैसे वाले लोग थे और जो उद्योगपति थे, उन्होंने वस्तुओं को खरीदने और बेचने से इनकार कर दिया ताकि व्यापार ही न चले, और इस आंदोलन को सपोर्ट किया, पैसे भी दिए। जिस तरह से इनको समर्थन चाहिए था उन्होंने इसका समर्थन किया। नागपुर क्षेत्र के औद्योगिक श्रम वर्ग ने, जो नागपुर क्षेत्र में औद्योगिक फैक्ट्रियों में काम करने वाले जितने भी लोग थे, जो कारखानों में काम करते थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भाग लिया, मतलब जाके उसमें भाग लिया। रेलवे कर्मचारी, डाक वर्कर्स, छोटा नागपुर के खनिज आदि के विरोध रैली और बहिष्कार अभियानों में भाग लिया। वहां के लोगों ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो ये था आंदोलन में किसने भाग लिया था। तो ये वो लोग हैं जिनके बारे में आपको यहाँ पे विस्तार से बताया गया है कि कौन कौन से लोग थे। नागपुर से थे, गुजरात से थे, उत्तर प्रदेश के जाट थे, जिन्होंने इसमें सक्रिय भागीदारी। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन में ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया थी। ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, इसमें ब्रिटिश सरकार ने कैसी प्रतिक्रिया दी। जो ब्रिटिश लोग थे, जो अंग्रेज लोग थे, उन्होंने क्या किया, कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस के नेता जो थे, जो इनके साथ महात्मा गांधी जी के साथ समर्थन दे रहे थे, उन सभी को उठा के जेल में डाल दिया। निर्मम दमन किया, बहुत ज्यादा अत्याचार किया। इनको कोड़े लगाए गए, इन्हें पैर घिस घिस के चलने के लिए मजबूर किया गया, इन्हें नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया गया, इन्हें अफसरों सबको सलाम ठोकने के लिए मजबूर किया गया। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर आक्रमण किया गया। जो लोग शांति से बैठ के अहिंसा के रूप में अपने बातों को रख रहे थे, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, उनको मारपीट किया गया। कई लोग इसमें मारे गए थे। महिलाएं, बूढ़े, बच्चे और क्रांतिकारियों को मारा गया। इस कारण में लगभग 1 लाख लोगों की गिरफ्तारी हुई। यहाँ पे पूरे 1 लाख लोगों को कारावास में डाल दिया गया, इस कारण से अंग्रेजों के द्वारा। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उसमें लोगों से औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया गया। लोगों से, जो आम लोग थे, ग्रामीण लोग थे, शहरी लोग थे, उन्हें क्या कहा गया कि आप औपनिवेशिक कानून का उल्लंघन करें ताकि अंग्रेज हमारे देश से जल्दी भागे। किसानों ने लगान और चौकीदारी चुकाने से इनकार कर दिया। जो किसानों के ऊपर टैक्स था, जो वो टैक्स भरते थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम अब नहीं देंगे। देशवासियों ने नमक का कानून तोड़ा। पहले तो महात्मा गांधी जी ने तोड़ा, फिर कई लोगों ने अलग अलग जगहों पे तोड़ा। गांव में तैनात कर्मचारी इस्तीफा देने लगे। जो गांव में लोग थे तैनात सरकारी कर्मचारी, वो अपनी नौकरी छोड़ने लगे। जंगलों में रहने वाले लोग वन कानून का उल्लंघन करने लगे। वन कानून भी बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिशों के द्वारा, तो उसका भी उल्लंघन किया गया। जो लोग जंगल में रहते थे, जो लोग आदिवासी लोग थे, उन्होंने वन कानून का उल्लंघन किया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका। चलिए, यहां तक तो हमने पुरुषों के बारे में पढ़ा, हमने आम लोगों के बारे में पढ़ा, ग्रामीण के बारे में पढ़ा, अंग्रेजों के बारे में पढ़ा, लेकिन अब हम महिलाओं के बारे में जानेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने अपना भूमिका किस प्रकार निभाया है। तो औरतों ने बड़ी संख्या में गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया। बहुत ज्यादा महिलाओं ने गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह में सक्रिय भागीदारी दिखाई। हजारों औरतों ने गांधी जी की बातें सुनने के लिए यात्रा के दौरान घरों से बाहर आके निकल जाती थी, घर से बाहर निकल के बैठती थी, गांधी जी से बातें करती थी। महिलाओं ने जुलूसों में भी भाग लिया। जितने भी क्रांतिकारी जुलूस थे या आंदोलन थे, उसमें महिलाओं ने भाग लिया। नमक भी बनाया, अर्थात नमक के कानून को भी तोड़ा। विदेशी कपड़े और शराब की दुकानों की पैकेटिंग की, और इस पैकेटिंग मतलब होता है कि उसे घिराव किया, उसे बंद किया। और इन्हीं सब के दौरान कई महिलाओं को जेल भी भेज दिया गया। ये अंग्रेज ऐसे थे कि पुरुष तो पुरुष, महिलाओं को भी जेल में डाल दिया। ग्रामीण क्षेत्र की औरतों ने राष्ट्र की सेवा को अपना पवित्र दायित्व माना। जो गांव की रहने वाली महिलाएं थी, उन्होंने कहा कि देश का सेवा हमारे लिए सर्वप्रथम है। उन्होंने राष्ट्र की सेवा को अपना पवित्र और पहला दायित्व माना। आगे देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे असहयोग आंदोलन से अलग था। सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन कैसे एक दूसरे से अलग था। तो देखिए, असहयोग आंदोलन में लक्ष्य स्वराज था।
कि हमें स्वराज चाहिए, हमारे देश से भागो, अंग्रेजों को भगाना था। लेकिन इस बार पूर्ण स्वराज की मांग थी। अब पहले क्या था कि स्वराज की मांग थी, अब कह रहे थे कि नहीं हमें पूरी आजादी चाहिए, हमारे देश में अंग्रेज चाहिए ही नहीं चाहिए। अंग्रेज असहयोग आंदोलन में क्या हुआ कि कानून का उल्लंघन शामिल नहीं था, असहयोग आंदोलन में किसी भी प्रकार के कानून को नहीं तोड़ा जा रहा था, जबकि इस आंदोलन में कानून तोड़ना शामिल था। जितने भी नियम कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे उसे तोड़ा जा रहा था। गांव में हो, शहर में हो, नमक के ऊपर हो, कर चुकाने के ऊपर हो, टैक्स वसूलने के ऊपर हो, जमींदारी के ऊपर हो, जमीन के ऊपर हो, इन सभी चीजों के ऊपर, वन कानून हो, जितने भी कानून थे इनका तोड़ा जाना इसमें शामिल था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या थी, क्या इनका सीमा था, कहां तक ये काम कर सकते थे। अनुसूचित जनजाति की भागीदारी नहीं थी इस आंदोलन में, अनुसूचित जनजाति जो है वो शामिल नहीं थे, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस इनके हितों को अनदेखी कर रही थी। कांग्रेस के जो नेता थे, कांग्रेस की जो सरकार थी, वो इनके अनुसूचित जनजाति के लोगों के हित के बारे में बात ही नहीं कर रहा था, इनके भले के बारे में सोच ही नहीं रहा था। जब इन्होंने आंदोलन किया तो उन्होंने भाग ही नहीं लिया, कहा कि तुम ऐसे भी मेरे भले के बारे में कहां सोच रहे हो, तो उनकी भागीदारी इसमें नहीं थी। हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक संगठनों के करीब आने लगी थी। हिंदू महासभा जो था वो हिंदू धार्मिक संगठनों के निकट आ रही थी, आपस में जुड़ते जा रहे थे, इनकी भावना एकत्रित हो रही थी। दोनों समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। हालांकि दोनों समुदाय जो थे उनके बीच में अविश्वास था कि ये क्या कर रहा है, ये कहीं मेरे से ज्यादा आगे न निकल जाए, या फिर ये मेरे को दबा न दे, या मेरे अहित का कोई काम ना कर दे, तो ये अविश्वास बनना होता है, ये बना हुआ था। 1932 की पूना संधि के प्रावधान के बारे में जान लेते हैं। इसमें दमित वर्ग, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया, दो दमित वर्ग थे, मतलब जो दबे कुचले लोग थे, उन्हें बाद में कौन से नाम से जाने लगा, अनुसूचित जाति के नाम से। इनको प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई, आरक्षण, इनको सीटें मिल गई, नेताजी बनने का मौका मिल गया। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होना था, जहां पे मतदान होता था उसी क्षेत्रों में इनका भी निर्वाचन, मतलब चुना जाना, किसी भी प्रतिनिधि का चुना जाना या फिर उन प्रतिनिधि के लिए वोट देना, मतदान देना, ये 1932 की पूना संधि के प्रावधान के अंतर्गत आता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा है चित्र एवं प्रतीक, जो तस्वीरें होती है और जो प्रतीक होता है वो। तो भारत माता की प्रथम छवि, भारत को माता के, भारत के मतलब देवी के रूप में भारत को दिखाया गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बनाई गई थी। पश्चिम बंगाल के रहने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इनकी छवि का निर्माण किया गया था। अब देखिए, इस छवि के माध्यम से राष्ट्र को पहचानने में मदद मिली, देश की एक प्रतीक बनाया गया, देश का एक पहचान बनाया गया। लोक कथाएं, अब लोक कथाएं क्या है, राष्ट्रवादी घूम घूम कर इन लोक कथाओं का संकल्प करने लगे और कथाएं परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती थी तथा अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने तथा अतीत में गौरव का भाव पैदा करती थी। लोक कथाएं, ऐसी ऐसी कहानियां लोगों को बताया जाता था जो हमारे भारत माता के बारे में सच लगती थी, और इससे आम लोगों का जो था वो राष्ट्र के प्रति प्रेम जगता था, वो अपने देश के लिए प्रेम जगत, मतलब उनके अंदर ऐसी कहानी हो जाती है, कभी कभी आपने सुना होगा कोई ऐसी कहानी होती है जो हमारे अंदर हमें भाव विभोर कर देती है। तो ऐसी ही कुछ लोक कथाएं उस समय लोग जो राष्ट्र हित के लोग थे वो घूम घूम कर इन लोगों को बताते थे, जिससे इनका राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है वो बढ़ता जाता था। अब चिन्ह की बात कर ले तो उदाहरण के लिए झंडा, हमारा जो तिरंगा है, बंगाल में 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम एक तिरंगा हरा, पीला और लाल, जिसमें 8 कमल थे। सबसे पहला जो हमारा झंडा था वो क्या था, हरा, पीला और लाल रंग का था, जिसमें 8 कमल के फूल थे। 1921 तक आते आते महात्मा गांधी ने भी सफेद, हरा और लाल रंग का तिरंगा तैयार कर लिया था, जो आज तक हमारे भारत देश का झंडा माना जाता है और प्रतीक माना जाता है। इतिहास की पुनर्व्याख्या, इतिहास के पुनर्व्याख्या के बारे में जान लीजिए। बहुत से भारतीय महसूस करने लगे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ना चाहिए, ताकि भारतीय गर्व का अनुभव कर सके। भारतीयों को अपने संस्कृति और इतिहास को अलग तरीके से पढ़ाया जाए, ताकि उन्हें अपने देश के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति, अपने इतिहास के प्रति, अपने राष्ट्र प्रेम के प्रति गौरव महसूस हो, मतलब उनका सीना चौड़ा हो जाए। तो ये इतिहास की पुनर्व्याख्या, मतलब फिर से बताओ, दोबारा इसकी व्याख्या करो।
गीत जैसे वंदे मातरम 1870 के दशक में बंकिम चंद्र ने यह गीत लिखा। मातृभूमि की स्तुति के रूप में यह गीत बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया। सबसे पहले जो वंदे मातरम गाना है ये 1870 के दशक में किसने लिखा? बंकिम चंद्र ने लिखा। और यह गीत मातृभूमि की स्तुति के रूप में है, मतलब कि अपने पृथ्वी का, अपने देश का वंदन के रूप में है, प्रार्थना के रूप में है। बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में इस गाने को खूब गाया गया था। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है यहाँ पे समाप्त हो जाता है। आशा करता हूं क्लास 10 सोशल साइंस चैप्टर 2 नोट्स और ये पार्ट 2 था। तो भारत में राष्ट्रवाद इस चैप्टर का नाम है। तो यहाँ पे ये समाप्त हो जाता है। वीडियो यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। अब हमें इजाजत दीजिए, हम आपसे फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।